नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बुरी हार पर करेंगे। शिंदे फडणवीस की जीत और बीजेपी के 2.5 साल के उस चक्रकाल की करेंगे जिसने उद्धव को बुरी मात दी और महाराष्ट्र की पूरी बाजी पलट दी। फिर बात करेंगे कन्हैया की हत्या के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की, उन जिहादियों की जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ घिनौनी साजिश को बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। अब कन्हैया की हत्या पर कई सिम कार्ड, आतंकी कार्ड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्होंने जांच टीम को भी दंग कर दिया। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, जिस पर की तुगलकी बयान ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया और फिर उसके बाद बीजेपी ने ममता का जो हाल किया, दीदी तौबा तौबा करने लगी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे खुफिया दस्तावेजों के चक्रव्यूह में चीन की, जिसने उइगर मुसलमानों को लेकर बड़ी साजिश रची, लेकिन चंद पलों में उसकी इस घिनौनी करतूत से पर्दा उठ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की बुरी हार पर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में फ्लोर टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ट्विस्ट आने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हथियार डाल दिया। इस तरह 2.5 साल पहले बनी महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया और अब बीजेपी 31 महीने के बाद फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करने के लिए मैदान में आ गई। लेकिन इस बीच बीजेपी ने नया दांव ये खेला और इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ना बनाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिंदे को यह तोहफा बीजेपी ने इसलिए भी दिया क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए ठाकरे परिवार के करीबी एकनाथ शिंदे के जरिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया। साल 2019 के बाद बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तीसरे राज्य में सफल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पार्टी ने उद्धव सरकार के तख्ता पलट के लिए खुलकर सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन लोटस चलाया, जिसके आगे मराठा छत्र शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने हथियार डाल दिए। जो साजिश 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ रची थी, वही साजिश आज उद्धव पर उल्टी पड़ गई और कुर्सी चली गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे के साथ साथ बीजेपी ने उद्धव के खिलाफ ऐसे मुद्दे उठाए जो उनकी कुर्सी के लिए घातक बन गए। सबसे पहला मुद्दा रहा हिंदुत्व का। वो कैसे? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार कहने वाले उद्धव ठाकरे सत्ता की लालसा में हिंदुओं की भावनाओं से लगातार खिलवाड़ कर रहे थे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने पर ही नवनीत राणा को जेल भेज दिया, जिसका बीजेपी के साथ साथ वहां की जनता ने भी पुरजोर विरोध किया। बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाया कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है और आखिर में ये भटकना ही उद्धव को ले डूबा। एक एक करके शिंदे समेत उनके करीबी नेताओं ने उनका साथ छोड़ा और आखिर में उनके हाथों से सब कुछ चला गया। बीजेपी ने हाथ में मजबूती से सत्ता की बागडोर ले ली। दूसरा था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। जिस पार्टी से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया था, यानी कांग्रेस एनसीपी, उसको लेकर पहले ही शिवसेना ने बाकी नेता उससे काफी ज्यादा नाराज थे। एक के बाद एक एनसीपी नेताओं ने सरकार में घुन लगाकर भ्रष्टाचार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि नवाब मलिक से लेकर देशमुख तक सलाखों के पीछे पहुंच गए, जिस पर उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए और यहां से ही उनकी कुर्सी जाने की कवायद शुरू हो गई।
एक तरफ तो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से उद्धव को तमाचा लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि वो कन्हैया के मामले को दबाने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस केस में पाकिस्तानी कनेक्शन पर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज और गौस मोहम्मद राजस्थान के 8 जिलों में आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे। रियाज ने इसके लिए पाकिस्तान के कराची में आतंक की ट्रेनिंग भी ली थी, यानी राजस्थान में आतंक फैलाने वाली बड़ी साजिश रची जा रही थी और गहलोत के पुलिस प्रशासन को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। रियाज पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ग्रुप दावते इस्लाम के संपर्क में काफी वक्त पहले आया था। दावते इस्लाम के मौलाना ने रियाज का ब्रेन वॉश किया और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान बुला लिया। ट्रेनिंग के बाद रियाज ने गौस मोहम्मद को भी अपने साथ जोड़ लिया। दोनों उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, जोधपुर जिलों में गरीब और बेरोजगार युवाओं को उकसाकर स्लीपर सेल से जोड़ रहे थे। आशंका है कि ये स्लीपर सेल आईएसआईएस के लिए बनाए जा रहे थे और इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी की गई। साल 2014 में रियाज और गौस 30 लोगों के साथ पाकिस्तान के कराची गए। उनके साथ उदयपुर के वसीम अख्तरी और अख्तर राजा भी थे। यहां से उन्होंने आतंकी संगठनों के साथ ट्रेनिंग ली। दोनों दावते इस्लामी और पाकिस्तान के राजनीतिक दल तहरीके लब्बैक के संपर्क में थे। रियाज और गौस मोहम्मद फंडिंग के लिए 2014 और 2019 में सऊदी अरब और 2017 और 18 में नेपाल भी गए थे। सऊदी अरब में वो सलमान और अबू इब्राहिम के साथ लगातार संपर्क में थे। ये दोनों भी दावते इस्लाम संगठन से जुड़े हुए थे। अरब देशों से मिली फंडिंग से दोनों ने पहले गरीब और बेरोजगार युवाओं की मदद की और उन्हें विश्वास में ले लिया। दोनों का मकसद राजस्थान में स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार करना था। फिर कई जिलों में युवाओं को कई व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में ब्रेन वॉश के लिए भड़काने वाले वीडियो डालते थे। रियाज युवाओं को हिंदू धर्म के लोगों पर हमला करने के लिए उकसाता था, उनसे हमेशा बदला लेने की बात करता था। सऊदी अरब के सलमान और अबू इब्राहिम ने नूपुर शर्मा के बयान के बाद रियाज और गौस को भी मिसाल कायम करने के लिए कहा। इसके बाद 20 जून को उदयपुर में दोनों ने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की और कन्हैया लाल को मारने का प्लान बनाया। एनआईए की जांच में भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों की पाकिस्तान के 8 से 10 मोबाइल नंबरों पर लगातार बातचीत हो रही थी और आगे की प्लानिंग का खेल रचा जा रहा था। तो एक तरफ कन्हैया का मुद्दा गरमा रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल में भी नया बवाल छिड़ गया है। बंगाल को अपने स्वार्थ के लिए झुलसाने वाली राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को इम्प्रेस करने के चक्कर में फंस गई है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल और उदयपुर में टेलर की जघन्य हत्या पर राजनीति चमकाने के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन अपने ही बिछाए जाल में ममता खुद ही फंस गई है। 21 जुलाई के जिस दिन को टीएमसी शहीद दिवस के रूप में मनाती है, उसी दिन पर पार्टी प्रमुख की ओर से बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान किए जाने की घोषणा है। 21 जुलाई को सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से इस कोलकाता की धर्मतल्ला में सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें वाम मोर्चा शासन के दौरान मारे गए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अब अपनी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करेंगे। ममता के इस बयान पर अब घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने जहां ममता के इस बयान की निंदा की है, वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब कर ममता के इस बयान को वापस लेने की भी मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता के इस बयान की आलोचना करते हुए इसे बंगाल के हिंदू आबादी के खिलाफ ममता की ओर से धर्म युद्ध का ऐलान बताया है। इतना ही नहीं, शुभेंदु
अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सिर्फ जिहाद शब्द के इस्तेमाल के कारण ममता सरकार को बर्खास्त कर बंगाल में धारा 356 लागू किए जाने की मांग की है। बंगाल में सीएए का विरोध करना हो या फिर नुपुर शर्मा के बयान का, हर मामले में ममता सरकार केवल अपने मुंह पर पट्टी बांधे बैठी रही। सीएए के वक्त बंगाल में बवाल मचा रहा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा खुद सीएए के खिलाफ जुलूस निकाला। नुपुर के पैगंबर के अपमान के नाम पर बंगाल को हिंसा की आग में झुलसा दिया, तब भी ममता सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मिलकर रैली भी निकालती रही। चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी। टीएमसी के ही पार्षद ने पार्टी के नेता की हत्या का बदला लेने के लिए दिन दहाड़े घरों को बंद कर 10 लोगों को जिंदा जला दिया, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी की जुबान को लकवा मार गया। अब जिस तरह के हालात विपक्षी पार्टियों की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के कारण देश में बने हैं, उसके बाद ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर फिर से मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है। इसका सीधा कारण राष्ट्रपति चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वोट बटोरना है, क्योंकि ममता बनर्जी का एकमात्र मकसद केवल मोदी को हराना है, जिसके लिए अगर देश को हिंसा और नफरत की आग में भी झुलसाना पड़े तो ममता जैसे नेताओं को वो भी मंजूर होगा। एक तरफ तो ममता बनर्जी के बयान पर घमासान मचने के बाद ममता सरकार पर संकट गहरा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में उइगर मुसलमानों के साथ किस प्रकार की जातियां की जाती है, उसका खुलासा लीक हुए कुछ दस्तावेज के बाद हुआ है। सिंजियांग उइगर बहुसंख्यक क्षेत्र के नजरबंदी शिविरों से मिले लीक दस्तावेजों को इस बात का खुलासा करते हैं कि चीनी सरकार किस प्रकार से उइगरों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाती है। ये दस्तावेज सिंजियांग पुलिस की फाइलें बताती हैं। इन फाइलों में 20,000 से अधिक हिरासत में लिए गए उइगर के बारे में जानकारी है। दस्तावेजों में इस क्षेत्र के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन कांगयोगो का मई 2017 का भाषण है, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि शिनजियांग में चीनी सरकार की कार्रवाई अपराधियों पर नकेल कसने का कार्य नहीं थी, बल्कि उइगर आबादी को खत्म करने की योजना थी। इस भाषण में उइगरों को दुश्मन वर्ग कहा गया है। फाइलों के मुताबिक कांगवांग ने अपने भाषण में जो निर्देश दिए थे वो चीन की केंद्र सरकार से मिले निर्देशों पर आधारित थे। कहा गया है कि चीनी सरकार भी इस लोगों को आतंकवाद, हिंसा और जहर के आतंकवादी से ग्रसित मानती है। चीनी सरकार की ओर से उइगरों को बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से हिरासत में लेना ये दर्शाता है कि कैसे इन लोगों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची जा रही है। चीनी सरकार का एकमात्र मकसद उइगरों का नामो निशान मिटाना है और इसी के लिए वहां के उइगरों को उठाकर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। चीनी फौज में भर्ती सैनिक महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बना दिए जाते हैं, जिससे इन उइगरों का चीन से सफाया हो जाए। इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस में भी उठाया गया है, जहां शी जिनपिंग को उइगरों पर हो रहे इन अत्याचारों को लेकर घेरा जा चुका है। साथ ही दुनिया के कई देश चीनी सरकार के इस रवैये की आलोचना भी करते आए हैं। इसके बावजूद भारत में रह रहे मुसलमानों को बरगलाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश भर के बयानबाजी भी करते हैं। खुद को भारतीय मुसलमानों का मसीहा दिखाकर उन्हें भारत सरकार के खिलाफ बरगलाते हैं, लेकिन जब चीन में रह रहे उइगरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है तो वहां यही पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए इनकी बलि चढ़ाकर आ जाता है। ऐसे में अब जो दस्तावेज लीक हुए हैं उससे शी जिनपिंग की तानाशाही का असली चेहरा उजागर हुआ है, जिसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो चक्रव्यूह में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ आपके सामने पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।